क्लास में हम लोग जाने हैं कि प्राइमरी कांस्टेंट किसको कहते हैं। हम ये कहे थे कि कांस्टेंट तीन तरह के होते हैं, एक प्राइमरी कांस्टेंट, एक सेकेंडरी कांस्टेंट और एक ये स्पेशल कांस्टेंट जो सी लैंग्वेज का है। पहले हाई लेवल लैंग्वेज में दो ही तरह के कांस्टेंट थे, एक प्राइमरी कांस्टेंट और एक सेकेंडरी कांस्टेंट। लेकिन सी लैंग्वेज जब से शुरू हुआ तो एक स्पेशल कांस्टेंट के रूप में इसमें यूज किया गया, और वो क्या है ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी कांस्टेंट पहले जान लेते हैं थोड़ा सा, इसको बाद में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी कांस्टेंट ये है कि जिसमें मोर देन वन प्राइमरी कांस्टेंट मिल करके एक नए तरह के कांस्टेंट बनाते हैं जो डिराइव होता है, वो कहलाता है सेकेंडरी कांस्टेंट। तो सेकेंडरी कांस्टेंट वो है सेकेंडरी कांस्टेंट the constant which is derived with the combination of more than one primary constant is known as secondary constant। उसको हम लोग secondary constant कहते हैं। जो मोर देन वन प्राइमरी कांस्टेंट मिल करके एक नया कांस्टेंट डिराइव करता है, उसी को हम लोग सेकेंडरी कांस्टेंट कहते हैं। इसको हम लोग बाद में चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन एज फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर में जो वैल्यू यूज किया जाता है, यूनियन में, एरे में पॉइंटर, ये जो है पॉइंटर ETC, ये जो है ये सेकेंडरी कांस्टेंट कहलाते हैं। आर सेकेंडरी कांस्टेंट, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सेकेंडरी कांस्टेंट इसमें स्ट्रक्चर हो गया, यूनियन हो गया, ये जो है पॉइंटर हो गया, एरे हो गया, इसको ये मोर देन वन प्राइमरी कांस्टेंट मिल करके डिराइव किया जाता है, इसलिए इसको सेकेंडरी कांस्टेंट कहा जाता है। जो इसमें हम लोग वैल्यू यूज करते हैं, स्ट्रक्चर के लिए जो वैल्यू यूज करते हैं, यूनियन के लिए जो वैल्यू यूज करते हैं, एरे में जो वैल्यू यूज करते हैं, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी कांस्टेंट। ये हम लोग आगे चैप्टर में हम लोग इसके एक चैप्टर पर डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर, यूनियन, इसी समय इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग आगे आते हैं वो तीसरा टाइप ऑफ कांस्टेंट जिसको कहते हैं हम लोग स्पेशल कांस्टेंट, जो सी लैंग्वेज में स्पेशली इसको शुरुआत किया गया है और उसके बाद अदर लैंग्वेज में भी इसका यूज किया जाता है। तो वह जो हम लोग शुरू करेंगे सेकंड, ये जो है स्पेशल कांस्टेंट जो कि डिराइव किया गया है सी लैंग्वेज। स्पेशल कांस्टेंट ये हो गया सेकेंडरी कांस्टेंट, और उसके बाद हम लोग शुरू करें स्पेशल कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है वो स्पेशली सी लैंग्वेज से ही शुरुआत किया गया है। ये कांस्टेंट ये जो है सी लैंग्वेज uses some special constant for a specific purpose। एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए स्पेशल कांस्टेंट यूज करता है, स्पेसिफिक पर्पस। एंड दीज आर फॉलोइंग, एंड ये दीज आर फॉलोइंग। ये स्पेशल कांस्टेंट, इसमें हम लोग ये शुरू करेंगे हम लोग। तो ये जो है पहला जो हम लोग शुरू करेंगे हम लोग, जिसको कहते हैं हम लोग ये ऑक्टल कांस्टेंट।
ऑक्टल कांस्टेंट। दूसरा है हेक्साडेसिमल नंबर कांस्टेंट। नंबर कांस्टेंट। थर्ड है फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट। फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट। फोर्थ है एस्केप कंट्रोल कांस्टेंट। एस्केप कंट्रोल कांस्टेंट। एस्केप कंट्रोल कांस्टेंट। फिफ्थ है यूजर डिफाइंड कांस्टेंट। यूजर डिफाइंड कांस्टेंट। ये 5 तरह के स्पेशल कांस्टेंट यूज करता है सी लैंग्वेज, जो कि एक स्पेशली जो है सी लैंग्वेज से ही शुरुआत किया गया, इसलिए इसको अब जो है अदर लैंग्वेज में जावा, सी प्लस प्लस, इसमें भी इसका यूज किया जाता है, लेकिन इट हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम द सी लैंग्वेज। तो ये जो है हम लोग शुरुआत करेंगे ऑक्टल कांस्टेंट, हेक्साडेसिमल कांस्टेंट किसको कहते हैं, फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट किसको कहते हैं, एस्केप कंट्रोल कांस्टेंट किसको कहते हैं, और यूजर डिफाइंड कांस्टेंट किसको कहते हैं, ये हम लोग शुरू करेंगे। तो ये जो है शुरू करें हम लोग किससे, तो ऑक्टल कांस्टेंट से। ऑक्टल कांस्टेंट, ऑक्टल नंबर कांस्टेंट को कहते हैं। ऑक्टल नंबर कांस्टेंट हम जैसा कि जानते हैं कि सी लैंग्वेज एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। इसमें ये जो है ये जो डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर तो यूज होता ही है एज ए वैल्यू, लेकिन जो है ये ऑक्टल नंबर कांस्टेंट वो कांस्टेंट है जो ऑक्टल नंबर का वैल्यू रखने का काम करता है। जैसा कि हम लोग फंडामेंटल में पढ़े थे, ये जो है 4 तरह के नंबर सिस्टम, ये जो है हम लोग पढ़े थे डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर कांस्टेंट, ये जो सिस्टम। तो ये जो इसमें ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो ऑक्टल वैल्यू होता है, ये भी हम डायरेक्ट जो है सी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। वो है ऑक्टल नंबर कांस्टेंट, द कांस्टेंट व्हिच कंसिस्ट द कांस्टेंट व्हिच कंसिस्ट। ये जब प्रोग्राम हम लोग यूज करेंगे ऑक्टल वैल्यू, ऑक्टल नंबर कह सकते हैं, ऑक्टल नंबर स्टार्टिंग विथ ओ, ये जो स्टार्ट किया जाता है ओ कैरेक्टर से यूज किया जाता है। ओ के बाद जो भी कैरेक्टर होगा वो जो है न्यूमेरिक वैल्यू देंगे हम लोग, वो ऑक्टल वैल्यू कहलाएगा और उसको हम लोग ऑक्टल कांस्टेंट कहते हैं। तो ये जो है स्टार्टिंग विथ ओ, the constant which consists octal number starting with O is known as octal constant। इसको हम लोग ऑक्टल कांस्टेंट कहते हैं। जैसे O 1 2 3, O 0 1 2, O 4 5 6, O 3 5 7, ये सब जो है ऑक्टल कांस्टेंट कहलाएगा। हाँ, 0 से लेकर के 7 के बीच में हम लोग इसमें यूज करते हैं, क्योंकि ऑक्टल नंबर पहले से जानते हैं हम लोग, ऑक्टल नंबर 0 to 7 ही केवल होता है। तो ये जो भी डिजिट इसमें यूज करेंगे इस वैल्यू में, वो 0 से लेकर के 7 तक ही हम लोग यूज करेंगे। अगर कोई 8 लिख देता है कि इट विल बी इनवैलिड ऑक्टल नंबर कांस्टेंट, ये जो है 8 इसमें डिजिट एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो इस तरह से ऑक्टल नंबर कांस्टेंट वो से स्टार्ट होता है और जो भी 0 to 7 का डिजिट है वो इसमें यूज किया जाता है और उसी को हम लोग ऑक्टल नंबर कांस्टेंट कहते हैं। तो इस तरह से ऑक्टल नंबर कांस्टेंट ये यूज किया जाता है। अब दूसरा हम लोग कांस्टेंट यूज करें जिसको हम लोग, ये सभी हम लोग प्रोग्राम में यूज करेंगे। प्रोग्राम में ऑक्टल वैल्यू को भी हम लोग यूज कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर वैल्यू को भी यूज कर सकते हैं। तो जो O से स्टार्ट हो वैल्यू और 0 से 7 के बीच में हो, दीज आर कॉल्ड ऑक्टल नंबर कांस्टेंट। तो ये जो है पहला हो गया ऑक्टल नंबर कांस्टेंट। अब दूसरा हम लोग शुरू करें हेक्साडेसिमल नंबर कांस्टेंट।
ये जो है वो कांस्टेंट वैल्यू जो द कांस्टेंट which consists hexadecimal number digit, hexadecimal number digit जो ये हेक्साडेसिमल नंबर डिजिट के बारे में नहीं जानते हैं, हम लोग ये क्लास पढ़े थे जिसमें फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में वो जो है हम लोग नंबर सिस्टम उसको डिस्कस किए हैं, उसको एक बार देख लें। तो ये जो है ये जो है कांस्टेंट विच कंसिस्ट हेक्साडेसिमल नंबर डिजिट जो है स्टार्टिंग विथ, ये किससे स्टार्ट होता है? स्टार्टिंग विथ OX, OX से जो स्टार्ट हो दैट नंबर इज नोन एज हेक्साडेसिमल नंबर कांस्टेंट। OX से स्टार्टिंग विथ नोन एज इज कॉल्ड हेक्साडेसिमल नंबर कांस्टेंट, उसको हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर कांस्टेंट करते हैं। और जैसे और इसमें हेक्साडेसिमल नंबर हम जानते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेकर F तक होता है। 0 to 9 तो होता ही है, A को 10 कहते हैं, B को 11 कहते हैं, ये हम लोग सब नंबर सिस्टम में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एज फॉर एग्जाम्पल OX 1 2 3, OX EF 9, OX BAD, ये सब जो हेक्साडेसिमल डिजिट है, BAD ए मैंने A से लेकर के F तक ये हेक्साडेसिमल नंबर कांस्टेंट। तो ये जो है आर नोन एज हेक्साडेसिमल नंबर कांस्टेंट, इसको हेक्साडेसिमल नंबर कांस्टेंट कहते हैं। ये तो हो गया, ये स्पेशल कांस्टेंट सी लैंग्वेज में यूज किया जाता है। पहला ऑक्टल नंबर कांस्टेंट और दूसरा है हेक्साडेसिमल नंबर कांस्टेंट। अब हम लोग ये जो है ये हम लोग प्रोग्राम में सब यूज करेंगे, लेकिन ये हेक्साडेसिमल कांस्टेंट का एक कंडीशन ये है कि इट विल स्टार्ट विथ OX। अगर OX से स्टार्ट नहीं है तो इसको डेसिमल नंबर वैल्यू इसको इनवैलिड बता देगा। तो OX से जो स्टार्ट है तो हम लोग EF9 भी लिख सकते हैं, BAD भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर कांस्टेंट यूज करते हैं। अब हम लोग तीसरे स्पेशल कांस्टेंट की तरफ बढ़ें, उसका नाम है फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट। वो क्या होता है? तो ये जो है हम लोग फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट ऐसा है कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसको जब वेरिएबल पढ़ेंगे, जिसमें वैल्यू को जो एक्सेप्ट करता है तो उसके लिए पहले ही से प्री डिफाइंड हो जाता है कि हम आगे पढ़ेंगे वेरिएबल के बारे में, उसी में इसका यूज किया जाता है। लेकिन ये कांस्टेंट की बात चली है तो हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट में। ये वो कांस्टेंट वैल्यू है जो डिसाइड करता है कि वैल्यू किस तरह से एक्सेप्ट, किस टाइप का वैल्यू को एक्सेप्ट करना है। अगर वो टाइप का पहले से प्री डिफाइंड हो जाता है कि हमको इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करना है, हमको फ्लोट वैल्यू एक्सेप्ट करना है, हमको कैरेक्टर वैल्यू एक्सेप्ट करना है, जो वो कांस्टेंट जो डिफाइन करे कि किस व्हिच टाइप ऑफ वैल्यू इज टू बी एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दरमियान किस टाइप के वैल्यू को एक्सेप्ट करना है, वो जो डिफाइन करता है उस कांस्टेंट को हम लोग फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट कहते हैं। The constant which defines the type of value which will be accepted during the execution of program
program is known as format control constant. इसको हम लोग फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट कहते हैं। ये जो है वो डिफाइन करे कि ये किस टाइप का वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, इसी को हम लोग फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट कहते हैं। इसको जो है हम लोग ये कुछ कांस्टेंट के बारे में हम डिस्कस कर लें। फॉलोइंग ये जो है फॉलोइंग फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट, ये स्टार्ट होता है ऐसे पहले लिख लें, दिस कांस्टेंट स्टार्ट्स विथ परसेंटेज सिंबल। ये जो है स्टार्ट होता है किससे? परसेंटेज सिंबल से, ठीक है ना। और उसके बाद जो है हम लोग फॉलोइंग फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट्स आर यूज्ड। फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट आर यूज्ड। ये जो है फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट यूज किया जाता है। और किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ये हम लोग एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये जो है हम बताए थे कि ये डिफाइन करता है कि किस टाइप का वैल्यू को एक्सेप्ट करना है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो इसी को हम लोग फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट कहते हैं। अब हम लोग वो लिस्ट डालें कि कौन कौन से फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट यूज किया जाता है। और हर एक फॉर्मेट कांस्टेंट सेपरेट वैल्यू के लिए यूज किया जाता है। अगर मोर देन वन वैल्यू एक्सेप्ट करना है तो मोर देन वन वो फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। ये हम लोग जब प्रोग्राम लिखेंगे तो इसका एग्जाम्पल के तौर पर और क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा, लेकिन तत्कालिक हम लोग कांस्टेंट की बात चली है तो इसको हम लोग यूज करते हैं। ये जो है परसेंटेज डी, मतलब ये साइन इंटीजर के लिए यूज किया जाता है। साइन इंटीजर वैल्यू ये एक्सेप्ट करेगा। जहाँ परसेंटेज डी यूज करेंगे इसका मतलब इट विल एक्सेप्ट ए साइन इंटीजर वैल्यू। एक परसेंटेज यू भी होता है जो कि अनसाइन इंटीजर वैल्यू के लिए यूज किया जाता है। अनसाइन इंटीजर वैल्यू के लिए यूज किया जाता है। इंटीजर वैल्यू के लिए, अनसाइन इंटीजर वैल्यू। ये परसेंटेज एलडी होता है जो लॉन्ग इंटीजर के लिए यूज किया जाता है। लॉन्ग इंटीजर के लिए इसको यूज किया जाता है। लॉन्ग इंटीजर वैल्यू इट विल एक्सेप्ट ओनली लॉन्ग इंटीजर। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रिंटफ स्कैनर तो इसका हम लोग यूज उसमें करेंगे। ये जो है ये डबल इन्वर्ट कोमा में ये लिखा जाता है, इसलिए इसको कांस्टेंट भी कहा जाता है। परसेंटेज जो है एफ का मतलब होता है फ्लोट वैल्यू। ये फ्लोट वैल्यू के लिए यूज किया जाता है। फ्लोट वैल्यू, ये परसेंटेज एल एफ मतलब डबल वैल्यू के लिए यूज किया जाता है। ये हम लोग कांस्टेंट बताया है, डबल वैल्यू जो है ये एक्सेप्ट करेगा। डबल, जैसे हम कहे थे ना कि न्यूमेरिक में दो तरह के होते हैं कि रियल और इंटीजर। रियल में दो तरह के होते हैं, एक फ्लोट वैल्यू और एक डबल वैल्यू। हम लोग पिछले क्लास में इसको डिस्कस किए हैं। तो ये जो है परसेंटेज एल एफ यूज किया जाता है अगर हमको एक्सेप्ट करना है डबल वैल्यू। परसेंटेज सी मतलब ये कैरेक्टर वैल्यू के लिए यूज किया जाता है। अगर हमको कैरेक्टर वैल्यू एक्सेप्ट करना है तो ये जो है हम लोग परसेंटेज सी, इसका हम सब एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग प्रिंटफ स्कैनर पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग में। इसका सभी का यूज किया जाएगा। परसेंटेज सी, परसेंटेज एस मतलब ये स्ट्रिंग वैल्यू के लिए एक्सेप्ट किया जाता है। स्ट्रिंग वैल्यू के लिए ये यूज किया जाता है। मैंने जहाँ भी परसेंटेज इस वगैरह रहेगा इसका मतलब इट विल ओनली एक्सेप्ट स्ट्रिंग वैल्यू। एक परसेंटेज पी भी होता है जो कि पॉइंटर वैल्यू के लिए यूज किया जाता है। पॉइंटर वैल्यू के लिए यूज किया जाता है। परसेंटेज एच, परसेंटेज ओ जो है इसको ऑक्टल वैल्यू के लिए यूज किया जाता है। ऑक्टल वैल्यू के लिए यूज किया जाता है। और परसेंटेज एच जो है वो हेक्साडेसिमल वैल्यू के लिए यूज किया जाता है। ये कुछ हम लोग फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट डिस्कस किए जिसका हम लोग यूज करते हैं। ये वैल्यू को एक्सेप्ट करिए, प्री डिफाइन कर देता है। मतलब ये जहाँ रहेगा परसेंटेज डी, इसका मतलब है कि इट विल ओनली एक्सेप्ट इंटीजर वैल्यू। परसेंटेज ये साइन इंटीजर वैल्यू
और ये परसेंटेज यू का मतलब हुआ कि अनसाइंड इंटीजर में लॉन्ग जो है ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। परसेंटेज है सब हम लोग जब प्रोग्राम लिखेंगे तो इसको बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो है ये परसेंटेज मतलब डबल वैल्यू परसेंटेज ये कैरेक्टर वैल्यू केवल एक्सेप्ट करेगा, परसेंटेज जो है स्ट्रिंग वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, परसेंटेज की विल ओनली एक्सेप्ट द पॉइंटर वैल्यू। ये जो है परसेंटेज वो मतलब आउटर वैल्यू, परसेंटेज का मतलब है हेक्साडेसिमल नंबर वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। ये सभी को हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग अब डिस्कस करें कि ये तो हो गया फॉर्मेट जो डिफाइन करता है कि विच टाइप ऑफ वैल्यू इज टू बी एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द एक्सक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, वो है एस्केप कंट्रोल कांस्टेंट क्या होता है। एस्केप कंट्रोल कांस्टेंट एस्केप कंट्रोल कांस्टेंट कंट्रोल कांस्टेंट। एस्केप का मतलब होता है, एस्केप का मतलब है भागना, मतलब अगला आउट या आउटपुट में मोस्टली यूज किया जाता है कि अगला जो भी वैल्यू है वो कहाँ से डिस्प्ले होगा, मतलब उसको ये डिफाइन करता है कि फ्रॉम विच प्लेस द नेक्स्ट वैल्यू विल बी डिस्प्लेड, नेक्स्ट आउटपुट विल बी डिस्प्लेड। ये डिफाइन करने का काम करता है एस्केप कंट्रोल कांस्टेंट। इट कंट्रोल्स द आउटपुट, डिस्प्लेइंग ऑफ आउटपुट, मतलब एस्केप का मतलब है कि अगला कहाँ से आएगा। ये जो है these constants controls the displaying of output, displaying the output। आउटपुट को ये कंट्रोल करने का काम करता है कि कैसे ये डिस्प्ले होगा, ये तय करने का काम एस्केप कंट्रोल कांस्टेंट करता है। ये जो कांस्टेंट होता है these constants starts with, ये स्टार्ट होता है बैक स्लैश से। ये जब भी स्टार्ट होगा तो बैक स्लैश से ही यूज किया जाएगा। अब हम लोग कुछ मैंने फॉलोइंग आर some escape control constant। ये हम लोग आगे जब प्रोग्राम पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग एग्जाम्पल ले लेंगे, उस समय और क्लियर करेंगे, लेकिन पहले से जानकारी इसकी होनी चाहिए। एस्केप कंट्रोल कांस्टेंट यूज्ड इन प्रोग्राम, ठीक है। अब देखिए इसमें पहला है बैक स्लैश एन, मतलब ये एन जहाँ बैक स्लैश एन है तो आउटपुट जो भी अगला जो भी टेक्स्ट होगा या वेरिएबल का वैल्यू होगा वो न्यू लाइन से शुरू करेगा। मतलब ये बैक स्लैश एन का मतलब है कि नेक्स्ट आउटपुट विल स्टार्ट फ्रॉम द न्यू लाइन, ठीक है। ये जो है बैक स्लैश एन, बैक स्लैश ये जो है टी, इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल टैबिंग, मतलब 8 कॉलम छोड़ करके सेम लाइन में ये डिस्प्ले कराएगा। ये हॉरिजॉन्टल टैबिंग कहते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल टैबिंग। टैबिंग मतलब है कि सेम लाइन में 8 कॉलम को छोड़ करके, 8 कैरेक्टर को छोड़ करके ये जंप करा करके ये डिस्प्ले करने का काम करेगा। बैक स्लैश टी, बैक स्लैश भी, इसको कहते हैं वर्टिकल टैबिंग, मतलब एक लाइन छोड़ करके 8 लाइन छोड़ करके ये जो है डिस्प्ले करने का काम करेगा, इसलिए इसको वर्टिकल टैबिंग कहते हैं। वर्टिकल टैबिंग कहते हैं जो जंप करा दे, जो है ये जो है। एक है बैक स्लैश आर, जो माने ये जो है सेम लाइन में फिर अगर हमको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो इसके लिए कैरेज रिटर्न इसको कहते हैं। मतलब कि सेम लाइन में अगर हम यहाँ लिख रहे हैं वेलकम, तो ये बैक वेलकम लिख रहे हैं तो वेलकम जो है 2 लिखना है तो बैक स्लैश आर लिखेंगे तो ये वेलकम को हटा करके यहीं से 2 लिखना स्टार्ट कर देगा, तो इसको कैरेज रिटर्न कहते हैं। कैरेज रिटर्न कहते हैं बैक स्लैश आर। और भी कुछ यूज करेंगे हम लोग इसका, बैक स्लैश बी, इसका मतलब है कि ब्लैंक स्पेस क्रिएट करेगा।
एक दो कैरेक्टर के बीच में एक ब्लैंक स्पेस जाना चाहते हैं तो बैक स्लैश बी करते हैं। ये ब्लैंक स्पेस के लिए है, ब्लैंक स्पेस के लिए, ठीक है। बैक स्लैश एफ मतलब ये एक पेज को लीव करेगा, मतलब ये न्यू पेज शुरू करेंगे, न्यू पेज बैक स्लैश एफ से। एक और इसमें हम यूज करते हैं जिसको ए कहते हैं, ये ऑडिएबल साउंड जनरेट करेगा, मतलब बीप का आवाज आएगा। तो ये जो है आगे हम प्रोग्राम में इसको सब डिस्कस करेंगे हम लोग। ये ऑडिएबल साउंड के लिए होता है, ऑडिएबल साउंड के लिए होता है। अगर हमको बैक स्लैश प्रिंट करना है, डिस्प्ले करना है, तो ये बैक स्लैश तो एक्चुअली में यूज होता है स्टेप कंट्रोल कांस्टेंट के लिए। अगर हमको बैक स्लैश करना है तो डबल बैक स्लैश देना पड़ेगा, मतलब डिस्प्लेइंग बैक स्लैश, डिस्प्लेइंग बैक स्लैश मतलब बैक स्लैश। अगर हमको ये एक चीज और है, अगर इन्वर्टेड कोमा देना है तो भी बैक स्लैश का यूज करते हैं हम लोग, मैं डिस्प्लेइंग इन्वर्टेड कोमा। ये सब जो है स्केप कंट्रोल कांस्टेंट में ही जो है यूज किया है। इस डबल ये जो है डिस्प्लेइंग डबल इन्वर्टेड कोमा, डिस्प्लेइंग डबल इन्वर्टेड कोमा के लिए इस तरह से हम लोग स्केप कंट्रोल कांस्टेंट यूज करते हैं, जो कि बैक स्लैश से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये जो स्केपिंग के लिए कंट्रोल करता है, लेकिन ये जो तीनों हम बताए, मतलब बैक स्लैश को अगर डिस्प्ले करना है तो बैक स्लैश हमको डबल देना पड़ेगा। अगर इन्वर्टेड कोमा को डिस्प्ले करना है तो बैक स्लैश सिंगल इन्वर्टेड कोमा, बैक स्लैश डबल इन्वर्टेड कोमा। इस तरह से हम लोग जो है यूज इसमें करते हैं। अगर हमको क्वेश्चन मार्क भी डिस्प्ले करना है तो बैक स्लैश जो है वो क्वेश्चन मार्क को यूज कर सकते हैं। इस तरह से स्केप कंट्रोल कांस्टेंट लोग जाने कि जो कि नेक्स्ट आउटपुट कहाँ से डिस्प्ले होगा, ये जो कंट्रोल करने का काम करता है उसको हम लोग स्केप कंट्रोल कांस्टेंट कहते हैं। ये तो हो गया फोर्थ स्पेशल कांस्टेंट। आगे हम लोग थोड़ा सा ये जान लें कि ये जो है यूजर डिफाइंड कांस्टेंट जो है, ये जो है थोड़ा सा इसको समझना होगा कि यूजर डिफाइंड कांस्टेंट किसको कहते हैं। थोड़ा सा इसको जान लें। किसी भी कांस्टेंट अगर लंबा वैल्यू है लंबा वैल्यू है, उसका एक हम अगर शॉर्ट नेम देना चाहते हैं कि वो शॉर्ट नेम यूज करे और वो वैल्यू को रिप्रेजेंट करे, तो वही यूजर अपना से एक कांस्टेंट होता है, जो ओरिजिनल वैल्यू होता है वो कांस्टेंट कहलाता है, जो एक्चुअली वैल्यू। लेकिन हम उसको लंबे वैल्यू होने के चलते अगर हम चाहते कि नहीं खुद हम अपना उसका एक नाम दे दें, तो वो जो है वो यूजर डिफाइंड कांस्टेंट कहलाता है। जैसे किसी का नाम है जय किशन, तो हम उसको शॉर्ट में जैकी बुलाते हैं, तो जैकी कह रहे हैं इसका मतलब है वो जय किशन को हम बुला रहे हैं। इसी तरह किसी का नाम है जयप्रकाश, तो हम जेपी कहते हैं शॉर्ट में, तो ये जयप्रकाश। जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी लंबा नाम है, तो उसको अगर हमको यूज करना है प्रोग्राम में, तो हमेशा अगर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी कहेंगे तो ये लंबा नाम हो जाएगा, तो उसको शॉर्ट में हम इग्नू कर दिए। तो ये जो है हम एक अपना डिफाइन करते हैं कांस्टेंट। जैसे पाई का वैल्यू 3.1428 होता है, तो 3.1428 नहीं करके हम चाहते हैं लिखना पाई, जिसमें अपने आप को 3.124 कर दे, तो उसको हम लोग यूजर डिफाइंड कांस्टेंट कहते हैं। तो ये जो है ये कौन यूजर डिफाइंड कांस्टेंट कहेंगे, यूजर डिफाइंड कांस्टेंट the constant when a constant is given a new name by the programmer to use in his program, is called user defined function। उसी को यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये प्री प्रोसेसर सिंबल यूज होता है, लेकिन इसका सिंटेक्स मतलब फॉर्मेट कैसे लिखते हैं हम लोग हैं, फॉर्मेट जैसे हैश यूज करते हैं और डिफाइन करते हैं। ये कांस्टेंट की बात चली है कि इसको हम लोग बताते हैं, लेकिन ये प्री प्रोसेसर में भी हम इसको बताएंगे। और ये जो है, और यहाँ एक डिफाइन के बाद ब्लैंक स्पेस देकर के एक न्यू नेम देते हैं, और ब्लैंक स्पेस देकर के कांस्टेंट वैल्यू देते हैं, जिसका हम नया नाम देना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हैश
डिफाइन पाई ब्लैंक स्पेस 3.1428, मतलब जब भी पाई यूज करेंगे इसका मतलब है ये वैल्यू ऑटोमेटिक चलाएगा। हम यूज कर रहे हैं पाई लेकिन ऑटोमेटिक ये वैल्यू चलाएगा। इस तरह से हम लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हैश, डिफाइन, जैसे इग्नू नाम दे दिए इग्नू, और इसका पूरा नाम क्या होता है, हम यहाँ जो है ये इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो ये जो हम इग्नू यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक ये इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये जो है हमको बेनिफिट ये मिला कि एक लंबा नाम अगर हमको बार बार यूज करना है तो उसको हम शॉर्ट नाम कर देते हैं, और शॉर्ट नेम से वो उसको प्रोग्राम में कॉल करते हैं तो ऑटोमेटिक जो है उसका जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिक चलाता है। इस तरह से हम लोग यूजर्स जो है प्रोग्रामर अपना एक नाम दे देता है किसी कांस्टेंट वैल्यू को, इसी को हम लोग यूजर डिफाइंड कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है हम लोग जाने आज स्पेशल कांस्टेंट जो सी लैंग्वेज में यूज किया जाता है, और ये जो वैल्यू है आगे भी लैंग्वेज में यूज किया जाता है। ये कांस्टेंट जो है इस तरह से हम लोग कांस्टेंट चैप्टर को क्लोज किए। अब हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में जो डिस्कस करेंगे, हम कहते हैं कि 3 एलिमेंट्स होते हैं, एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल और एक रिजर्व वर्ड। तो वेरिएबल हम लोग एलिमेंट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।